देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुकाबला आमने सामने का है। मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं। सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, तो विपक्षी मोर्चे की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को यह तय हो जाएगा कि देश की कमान किसके हाथ आएगी, क्योंकि इस दिन काउंटिंग होगी जिस पर हमारी भी नजरें रहेंगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस राष्ट्रपति चुनाव की जिसे लेकर जबरदस्त विवाद हुआ और विवाद के चलते सत्ताधारी पार्टी का ही बंटवारा हो गया। भारत के इतिहास में अब तक एक ही बार ऐसा मौका आया है जब सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। लेकिन हैरानी की बात थी कि यह चुनाव मुख्य विपक्षी दल का उम्मीदवार भी नहीं जीत पाया था, बल्कि इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली थी। और यह चुनाव था 1969 का। इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया? क्यों हर बार 1969 का चुनाव किया जाता है याद? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सवालों पर चर्चा के साथ मैं हाजिर हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस कांटे की लड़ाई वाले राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार की हो गई थी हार। तारीख थी 3 मई 1969। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। रायसीना हिल्स समेत केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे। देश में यह पहला मौका था जब पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का निधन हुआ था। जाकिर हुसैन अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे। ऐसे में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। करीब 2 महीने बाद यानी 14 जुलाई 1969 को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के चुनाव का ऐलान कर दिया। वोटिंग की तारीख 16 अगस्त रखी गई। 20 अगस्त को काउंटिंग कराई गई। चुनाव का जब ऐलान हुआ तो ये तय माना जा रहा था कि जैसे पिछले 4 चुनाव हुए हैं वैसे ही इस बार भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। लेकिन शायद लोगों को पता नहीं था कि इस बार उन्हें बहुत कुछ देखना है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही थी। के कामराज के नेतृत्व वाला गुट, जिसे सिंडिकेट भी कहा जाता है, सरकार पर दबाव बनाए हुए था। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए खुद को साबित करने का ये बड़ा मौका था। सिंडिकेट के साथ उनके संबंध तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में सिंडिकेट इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाने की रणनीति बना रहा था और इसके लिए उसने राष्ट्रपति चुनाव का मौका चुना। सिंडिकेट मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, जो इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा और निजलिंगप्पा की राष्ट्रपति पद की पहली पसंद थे मोरारजी देसाई और वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव लेकर देसाई के पास पहुंचे भी। लेकिन देसाई को सिंडिकेट की ओर से इशारा मिल चुका था, इसलिए वो पीएम पद की तैयारी कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने निजलिंगप्पा के प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन तभी जगजीवन राम के खिलाफ कई मामले सामने आ गए। उन्होंने 10 साल से इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल नहीं किया था, जिस कारण कांग्रेस कार्य समिति ने उनके नाम को खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने 75 साल की बीवी गिरी का नाम आगे बढ़ाया। बीवी गिरी उस समय देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वो देश के उपराष्ट्रपति भी थे, लेकिन सिंडिकेट ने गिरी के नाम को खारिज कर 56 वर्षीय नीलम संजीव रेड्डी का नाम रखा। संजीव रेड्डी उस समय लोकसभा स्पीकर थे। अब इंदिरा गांधी को एहसास हो गया था कि रेड्डी अगर राष्ट्रपति बने तो उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो रेड्डी के नाम का विरोध कर रही थी। जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी तो निजलिंगप्पा ने कांग्रेस कार्य समिति में वोटिंग कराने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी भी कार्य समिति की सदस्य थी। कांग्रेस कार्य समिति में वोटिंग हुई और फैसला 4-2 से रेड्डी के पक्ष में हुआ। इंदिरा गांधी को इस बात का एहसास हो चुका था, इसलिए उन्होंने गिरी को चुनाव लड़ने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था और गिरी ने भी ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाए या ना बनाए, वो राष्ट्रपति चुनाव जरूर लड़ेंगे। उम्मीदवार चयन में सिंडिकेट कैंप ने इंदिरा गांधी को मात दे दी थी और ये अंतिम चुनाव था जब सिंडिकेट इंदिरा गांधी पर भारी पड़ा था। पार्टी के दबाव में इंदिरा गांधी को नीलम संजीव रेड्डी के नॉमिनेशन पर दस्तखत भी करने पड़े, लेकिन अब इंदिरा गांधी सिंडिकेट से बगावत का मन बना चुकी थी। 16 जुलाई को अचानक इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय से बाहर कर दिया। 20 जुलाई को अचानक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। वो आखिरी आदेश था जो कार्यकारी राष्ट्रपति रहते बीवी गिरी ने साइन किया।
फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। देश में अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही कुर्सी खाली हो चुकी थी, इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बीवी गिरी निर्दलीय चुनाव मैदान में आ चुके थे, तो विपक्षी उम्मीदवार के रूप में सीडी देशमुख चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें कांग्रेस विरोधी अधिकांश दलों का समर्थन हासिल था। सिंडिकेट समझ चुका था कि गिरी इंदिरा गांधी के उम्मीदवार हैं और इंदिरा गांधी उन्हें ही समर्थन करेंगी। इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता थी, इस नाते वो चीफ व्हिप थी। सिंडिकेट की ओर से इंदिरा गांधी पर दबाव डाला गया कि वो रेड्डी के समर्थन में व्हिप जारी करें, लेकिन इंदिरा ने इससे मना कर दिया और 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट का हवाला देते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। इंदिरा गांधी ने अपने समर्थकों तक गिरी को वोट देने का मैसेज पहुंचा दिया था। कांग्रेस की उस समय 17 राज्यों में सरकार थी और इंदिरा गांधी सभी मुख्यमंत्रियों को गिरी का समर्थन देने के लिए तैयार कर रही थी। इस बीच निजलिंगप्पा समझ चुके थे कि मुकाबला बेहद कड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी कि रेड्डी चुनाव जीते, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से अपील की कि वो देशमुख की जगह रेड्डी को वोट दें। कम से कम दूसरी वरीयता का वोट तो वो रेड्डी को ही दे। इंदिरा गांधी को जो मौका चाहिए था वो मिल चुका था। उन्होंने निजलिंगप्पा की अपील का फायदा उठाने की रणनीति तैयार की। ये प्रचारित किया कि रेड्डी को जिताने के लिए कांग्रेस ने दक्षिणपंथी दलों से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद वामपंथी दल गिरी के साथ आ गए और जब वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हुई तो लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि कभी रेड्डी आगे निकलते तो कभी बीवी गिरी। पहली वरीयता के वोट जब गिने गए तब कुल 8,36,337 वोट पड़े थे। जीत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 4,18,169 थी। बीवी गिरी के वोट 4,01,515, तो वहीं नीलम संजीव रेड्डी के खाते में वोट 3,13,548। वहीं सीडी देशमुख के वोट 1,12,769 थे। पहली वरीयता के वोटों के आधार पर जब परिणाम सामने नहीं आया तो सिंडिकेट कैंप में खुशी मनाई जाने लगी, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि देशमुख को मिले अधिकांश वोट रेड्डी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे। लगभग ऐसा हुआ भी, लेकिन देशमुख के कुछ वोट गिरी के खाते में भी चले गए। दरअसल पहली वरीयता के आधार पर जब परिणाम नहीं निकला तो दूसरी वरीयता के वोट गिने गए, जिसमें सभी उम्मीदवारों के दूसरी वरीयता के वोट पहले दो उम्मीदवारों के खाते में जोड़ दिए गए और इसके बाद जो फाइनल परिणाम आया उसमें बीवी गिरी के खाते में 4,20,077 वोट पड़े, तो वहीं नीलम संजीव रेड्डी के खाते में 4,05,427 वोट पड़े। यानी बीवी गिरी 14,650 वोटों से चुनाव जीत गए। गिरी को इंदिरा के अलावा कम्युनिस्टों, अकालियों, निर्दलियों और डीएमके का समर्थन भी मिला, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रेड्डी की हार से कांग्रेस के अंदर भूचाल आ गया था। पार्टी के अंदर बंटवारा साफ साफ दिखाई देने लगा था। नवंबर 1969 में कांग्रेस कार्य समिति की 2 समानांतर बैठकें हुई, एक पार्टी दफ्तर पर और दूसरी प्रधानमंत्री निवास पर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद अपने जन्म के 84 साल बाद पहली बार हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस आर कहा गया, सिंडिकेट के कब्जे वाली कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया। बाद में इंदिरा गांधी ने 1971 में समय से पहले चुनाव का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी ने एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसके बाद सिंडिकेट कमजोर हो गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर पहले कांग्रेस आई में बदली और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी बनी, जिसकी अभी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। तो ये थी देश के सबसे चर्चित 1969 राष्ट्रपति चुनाव की कहानी। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।